आज देखते हैं कृषि में अगला है फसल प्रतिरूप में बदलाव। फसल प्रतिरूप में बदलाव में सागरा गांव की कहानी। फसल प्रतिरूप में बदलाव के कारण, क्योंकि फसल में प्रतिरूप मतलब जो हम फसल उत्पादन करते हैं, पहले मान लो धान का उत्पादन करते थे, खरीफ फसल में, रबी फसल में चना है, गेहूं है, लाखड़ी है, इसको उत्पादन करते थे। अब क्या हो गया, इसमें बदलाव है। इसी को हम सागरा गांव की कहानी को हम पढ़ते हैं। वैसे हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कई सागरा गांव, हमारे छत्तीसगढ़ में कई सागरा गांव हैं। हम कुछ सागरा गांव की बात करें जो धमतरी जिले में, जो धमतरी जिले में नगरी सिहावा क्षेत्र है, इस सागरा गांव की कहानी। तो इस सागरा गांव में पहले यदि देखें, यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियां, यहाँ के लोग भी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न। समझ आ रहे हैं? एक बार और सुनो सागरा गांव की कहानी। हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे सागरा गांव हैं, क्योंकि सागरा गांव एक ही नहीं है, अलग अलग सागरा गांव है, अलग अलग क्षेत्र। ये सागरा गांव धमतरी जिला, धमतरी जिला में नगरी सिहावा क्षेत्र है, वहाँ पर सागरा गांव, वहाँ के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल। वहाँ के लोग क्या थे, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल। कोई फसल उत्पादन करते थे, कोई लोहार है, बढ़ई, घर बनाने वाले मिस्त्री हैं, इन सब कामों में अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए। और यहाँ के लोगों का मुख्य काम था कृषि करना। और कृषि में खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल है, मानसूनी वर्षा होती है उस समय ही संभव, तो उस समय धान उत्पादन किया जाता है। खरीफ फसल मुख्य रूप से धान उत्पादन की जाती थी, क्योंकि उस समय जो खरीफ फसल है, धान की फसल मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती थी। तो वर्षा ऋतु में धान उत्पादन किया जाता था, और धान की कटाई होने के बाद रबी की फसल के रूप में लाखड़ी है, चना है, गेहूं है, तिलहन फसल, अलसी, इसको उत्पादन करते थे। लाखड़ी सबको मालूम है, खेसारी बोलते हैं इसको, खेसारी लाखड़ी का उत्पादन करते थे लोग, खेसारी का उत्पादन करते थे। तो उस समय खरीफ फसल में एक ही फसल का उत्पादन की जाती थी, और रबी फसल के रूप में चना है, गेहूं है, लाखड़ी है और तिलहन फसल का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, 25 वर्ष पहले सोढ़ू जलाशय से नहर निकाला गया। 25 वर्ष पहले सोढ़ू नदी है, सोढ़ू नदी पर सोढ़ू जलाशय बांध का निर्माण की गई, और यहाँ से नहरें निकाली गई। इन नहरों के द्वारा क्या की जाने वाली, क्या की जाने लगी कि यहाँ इनके द्वारा, इन नहर के माध्यम से क्या की जाने लगी, खेतों की सिंचाई की जाने लगी। अब खेतों की सिंचाई के साथ यदि हम देखें, तो यदि हमारे पास सिंचाई के साधन हो, तो खरीफ फसल में भी और रबी फसल में भी हम क्या करेंगे, खरीफ फसल में धान उत्पादन करेंगे। इसके साथ साथ यदि हमारे पास सिंचाई के साधन है, जल पर्याप्त मात्रा में, तो हम क्या करेंगे, धान का उत्पादन करेंगे रबी फसल में भी। तो यहाँ क्या हुआ, 25 वर्ष पूर्व सागरा गांव में क्या हुआ, सोढ़ू जलाशय का निर्माण की गई, जिसके द्वारा नहर का निर्माण हुआ। नहर के माध्यम से क्या की जाने लगी, सिंचाई की जाने लगी। तो धान के लिए तो ठीक है। अब क्या हुआ, जलाशय, नहर निर्माण हुआ, तो नहर के माध्यम से अधिक मात्रा में खेतों में पानी छोड़ा गया। तो यहाँ हो गया कि अब खरीफ फसल में वर्षा पर निर्भर न होकर के नहरों के द्वारा भी क्या की जाने लगी, धान उत्पादन की जाने लगी। और पर्याप्त मात्रा में यदि हम पानी हमको प्राप्त हो,
तो खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी आने लगे, और खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी आने लगा तो क्या हो गया, खेत पे गीली होने लगी। खेत क्या हो गया, गीली हो गया। अब गीली हो गया तो यहाँ रबी फसल संभव नहीं। यदि हम देखें खेत में अधिक मात्रा में जल होने के कारण खेत गीली होने लगी। अब गीली होने के कारण यहाँ रबी की फसल संभव नहीं, क्योंकि रबी फसल में कम पानी में भी पककर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पानी की मात्रा अधिक हो गई, पानी की मात्रा अधिक हो गई तो लाखड़ी है, गेहूँ है, तिलहन फसल है, अलसी जिसको हम कहते हैं, और चना जिसके उत्पादन में कमी आने लगी। अब यहाँ के किसान क्या करने लगे, दो फसल धान की लेने लगे, खरीफ फसल में दी और रबी फसल में। अब क्या हो गया, धीरे धीरे रबी फसल का उत्पादन कम होने लगा, क्योंकि खेतों में पानी भर गया। खेतों में पानी भर गया तो संभव नहीं है रबी फसल उत्पादन करना। यहाँ के किसान क्या करने लगे, दो फसल का उत्पादन करने लगे, दो फसल उत्पादन करने लगे। दो फसल में धान का उत्पादन करने लगे, दोनों फसल धान का उत्पादन करने लगे। इससे क्या हो गया, रबी की जो उत्पादन है वे कम होने लगे। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये फसल प्रतिरोध, पहले हम रबी फसल में गेहूं का, सरसों का, चना का उत्पादन करते थे, तिलहन फसलों का उत्पादन करते थे, लेकिन सिंचाई के साधन होने के कारण रबी फसल में भी हम धान का उत्पादन करने लगे। जिससे क्या हो गया, चना है, गेहूँ है, खेसारी है, यासी है, उनका उत्पादन संभव नहीं हो पाया। ये हो गया सागर गांव के फसल प्रतिरोध में बदलाव। आगे हम देखते हैं इससे क्या होने लगा, इससे भी किसानों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना। ठीक है, सरकार ने फसल खरीदी के लिए लोगों को, किसानों को सुविधाएं प्रदान करने लगी, लेकिन क्या हो गया, अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अब हम सिर्फ धान का उत्पादन करने लगे और चना है, खेसारी, इनका उत्पादन नहीं करें। तो यदि हम बार बार यदि धान का उत्पादन करेंगे, एक ही खेत में हम दो बार यदि धान का उत्पादन करते हैं तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी, क्योंकि जो धान है वे क्या करती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देती है। लेकिन यदि हम रबी फसल देखें, रबी फसल में चना है, अलसी है, खेसारी है, इससे क्या होती थी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती थी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता था। जैसे हम चना देखें, चना की आप पत्ती देखेंगे या खादा देखते हैं आप, तो नमकीन होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसका चना है, अलसी है, लाखड़ी है, ये क्या करती थी, भूमि को स्वतः प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन प्रदान करती थी, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती। अब क्या क्या करने लगे किसान, धान उत्पादन अधिक लेने के लिए किसान है वे कीटनाशक, रासायनिक खादों पर निर्भर है, कीटनाशक और रासायनिक खाद पर निर्भर होने लगे। अधिक मात्रा में उत्पादन लेने के लिए यहाँ के किसान है वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में प्रयोग करने लगे। इससे क्या होगा, यदि हम अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी उपजाऊ बनाने में हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो भूमि को उर्वरता प्रदान की जाती थी वे धीरे धीरे कम होने लगा। और हम अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो जल में जो मछली, आप सबको मालूम है खेतों में पहले मछलियाँ होती थी अधिक मात्रा में, बरसात के दिन में या मानसूनी वर्षा के समय खेतों में भी मछलियाँ होती थी, जो किसानों के भोजन का अभिन्न अंग होता था। पहले खेतों में क्या होती थी, मछलियाँ होती थी, और मछलियाँ यहाँ के किसानों का मुख्य भोजन हुआ करती थी। अब हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो मछलियाँ हैं नष्ट होने लगी। तो पहले किसान क्या करते, इन मछलियों को सुखा करके लंबे समय तक रखते, जिसमें पौष्टिकता की मात्रा अधिक होती। अब क्या हो गया, मछली की संख्या कम हो गई तो किसान हमें बड़ी मछलियों को खरीदने लगा, और ये सभी किसान हमें बड़े मछली नहीं खरीद पाते, सभी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं।
इसके साथ यदि हम देखें तो सभी किसान को क्या नहीं मिल पाया, पौष्टिक आहार की प्राप्ति नहीं हुई। पहले किसान मछलियों को सुखाते थे, सुखा करके अधिक समय तक रखते थे। आप सबको मालूम है गांव में पहले मछली को सुखाते थे और उसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते थे। पहले किसान में गोबर खाद पर निर्भर होती थी, पहले किसान में गोबर खाद पर निर्भर होती थी। इससे क्या होता था, भूमि की उपजाऊ शक्ति अधिक प्रभावित नहीं होती। इसके साथ साथ रबी की फसल भी अच्छी होती। अब रबी फसल संभव नहीं हो पा रहा है। ये है फसल प्रकृति में बदलाव, ये सागरा गांव की कहानी। इसके बाद हम देखते हैं भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण का आशय देश की अर्थव्यवस्था का, भूमंडलीकरण का आशय देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। भूमंडलीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। ठीक है, ये भूमंडलीकरण। मतलब आज हम देखते हैं कृषि में व्यापारिक कृषि हुई। पहले क्या की जाती थी, जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती थी। अब हमारे भारत देश की कृषि व्यापारिक या व्यवसायिक कृषि हो गई। इसलिए अब क्या की जा रही है, हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था का समन्वय किया जाए। क्योंकि हम सबको मालूम है इससे क्या होगा, हमारे देश के उत्पादन में दूसरे देश में जाएगा। मतलब बेरोक टोक हम पूरे देश में क्या कर सकते हैं, आयात निर्यात या लेन देन कर सकते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब यही है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। पूरे विश्व में हमको क्या करना है, बेरोक टोक अवरोध है उनको हटाना है। क्योंकि देश की जो सरकार में विभिन्न प्रकार के अवरोधक पैदा कर दिए, इन अवरोधों को क्या करना, हमको हटाना है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के अंदर। तो भूमंडलीकरण किसे कहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही भूमंडलीकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के अलावा कई ऐसे देश है, विकसित देश, जो किसानों को अनुदान देते हैं। हमारे भारत देश में किसानों को फसल उत्पादन करने के लिए अनुदान नहीं दिया जाता। लेकिन हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में चावल उत्पादन के लिए अमेरिका की सरकार 47% अनुदान देता है। दूसरा यूरोपीय समुदाय चावल उत्पादन करने के लिए 48% अनुदान देते हैं और जापान में 89% चावल उत्पादन के लिए अनुदान देता है। उसी प्रकार यदि हम देखें तो गेहूं उत्पादन के लिए भी अमेरिका के द्वारा 47% किसानों को अनुदान दिया जाता है। यूरोपीय समुदाय भी गेहूं उत्पादन के लिए 32%, 63% में 32% अनुदान दिए जाते हैं सरकार द्वारा। उस पर जापान सरकार भी गेहूं उत्पादन पर 99% अनुदान देती है। अनुदान देने से क्या होता है, किसानों को लागत बहुत कम लगानी पड़ती है, उत्पादन के लिए लागत कम हो जाती है। किसान में फसल उत्पादन करता है तो उत्पादन लागत कम हो जाती है और उत्पादन लागत कम होने के कारण उस फसल की कीमत भी कम हो जाती है। यदि हम देखें, यदि देश की सरकार द्वारा चावल उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए अनुदान दिया जाएगा तो स्वाभाविक है किसानों को अधिक लागत नहीं लगानी पड़ेगी। जो हम लागत लगाएं उसमें छूट मिलेगा, तो छूट मिलेगा तो उत्पादन लागत कम आएगी और उत्पादन लागत कम आएगी तो उनके उन देशों द्वारा जो उत्पादन की जाएगी उनकी जो कीमत होगी वे कम होगी। विकसित देश और विकासशील देश, विकासशील देश में अपने किसानों को अनुदान देती है, लेकिन विकसित देश में अपने किसानों को अनुदान देती है, लेकिन विकासशील देश में अपने किसानों को अनुदान नहीं देती। इन्हीं कारणों से जो विकासशील देश के द्वारा जो उत्पादन किया तो उनकी कीमत अधिक होती है, लागत अधिक आएगी, कीमत अधिक होगी और वे विश्व बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। विश्व बाजार मतलब भूमंडलीकरण के अंतर्गत, वैश्वीकरण के अंतर्गत वे क्या नहीं कर पाएगा, प्रतियोगिता विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए। इन्हीं कारणों से हमारे भारत देश की जो व्यापार है विश्व में अधिक फैल नहीं पाई। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो उल्टा है, यदि हम अपने भारत देश में देखें तो हमारे भारत देश में क्या होता है, चावल उत्पादन करने के लिए
सरकार द्वारा 1.17%, 1.17% और ये चावल उत्पादन हो गया। और गेहूं उत्पादन पर 3.8% टैक्स लेती है। विकसित देश में अनुदान देती है, लेकिन भारत देश में अपने किसानों से टैक्स लेती है। चावल उत्पादन पर 1.17% और गेहूं उत्पादन पर 3.83% टैक्स लिए जाते हैं। इसीलिए विकासशील देशों विकसित देशों के सामने ठहर नहीं पाती है और उनकी जो कीमत होती है वे विकसित देशों की तुलना में कम होती है। वे दूसरे देशों के सामने प्रतियोगिता नहीं कर पाती। यह है भूमंडलीकरण। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। कृषि वाला चैप्टर पूरा हो गया। 3 चैप्टर हो गए। अब आपको तैयारी करना है परीक्षा की। ठीक है।